नमस्कार। आज का हमारा विषय है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन एमओएम में फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाने वाला विषय है। काफी रोचक विषय है। हम इस सब्जेक्ट को चालू करें इससे पहले हमें कुछ इसकी पृष्ठभूमि समझना पड़ेगी। हिसाब किताब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखा जाता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो या वो एक दुकानदार हो या एक वेतन पाने वाला व्यक्ति हो, गृहिणी हो, सभी लोग हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब किताब लिखना, इसे हम पुस्त पालन भी कहते हैं। हमारा जो भारत रहा है वो अकाउंटिंग के इतिहास से इसका इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है। सदियों से हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि दोहरा प्रविष्टि लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर ही आधारित है, उसका पालन किया जा रहा है और उसके आधार पर हम लेखे सदियों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप जब एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करने लगा, जब दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करने लगी, तो एक ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता महसूस हुई जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, it is a globally system of it is and globally accepted accounting system। लुकास पेसियोली को इस पुस्त पालन का जन्मदाता माना जाता है। अकाउंटिंग में दो टर्म थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और जनरली उन्हें एक ही रूप में मान लिया जाता है। एक होता है पुस्त पालन और एक होता है बही खाता लेखांकन। अब पुस्त पालन का अर्थ होता है बुक कीपिंग, अर्थात कीपिंग ऑफ बुक्स। व्यवसाय के समस्त वित्तीय लेन देनों का नियमित, विधिवत, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लेखा करने की कला को ही हम पुस्त पालन कहते हैं। देखिए, पुस्त पालन बुक कीपिंग का मतलब होता है कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्यवहार में, एक व्यवसाय में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को पुस्तक में लिखने की कला को हम पुस्त पालन कहते हैं। और साथ ही साथ यहां पर कहा है कि वित्तीय लेन देनों का नियमित, रेगुलर, अर्थात जैसे ही कोई घटना घटती है उस घटना को किताब में लिखना, इसके बोलते हैं हम रेगुलर, विधिवत अर्थात अकॉर्डिंग टू रूल्स, शुद्ध और स्पष्ट रूप से लेखा करने की कला को ही हम पुस्त पालन कहते हैं। कुछ अकाउंटिंग के रूल्स बने हुए डबल एंट्री सिस्टम के, जो कि हम अभी बात करेंगे, उन नियमों का पालन करते हुए बही खाता लिखने की कला को हम पुस्त पालन कहते हैं। अब दूसरा टर्म होता है लेखांकन, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेखांकन द्वारा मौद्रिक व्यवहारों का लेखा और उनका वर्गीकरण करना, सारांश बनाने तथा इसके वित्तीय परिणामों का विश्लेषण कर आर्थिक निष्कर्ष निकालने का काम लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। पुस्त पालन के द्वारा जो हम विधिवत रूप से दैनिक होने वाले वित्तीय लेन देनों को रखते हैं, उनको हम प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं, उनको सारांश बनाते हैं, टेबलाइजेशन करते हैं, है ना, समरी बनाते हैं और इससे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं, ड्रॉ करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। ये सारा काम लेखांकन में होता है। इसलिए इन दोनों टर्मों में हमें अंतर जानना काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अंतर अगर हम देखें क्षेत्र के तौर पर, तो जो पुस्त पालन है वो व्यवहारों के प्रारंभिक लेखे और वर्गीकरण तक ही इसका काम सीमित होता है, जबकि अकाउंटिंग का काम प्रारंभिक लेखों का जो है विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है। दूसरा, हम अगर अंतर का कारण देखें, काल। पुस्त पालन में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जर्नल एंट्री करना, उसकी पोस्टिंग करना और उससे बैलेंसिंग निकालना, बैलेंसेस निकालना, शेष निकालना, इतना काम पुस्त पालन में होता है। और इसके पश्चात अकाउंटिंग का काम चालू होता है, अर्थात इस सारांश के आधार पर फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करना, एडजस्टमेंट, समायोजन और जो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह होते हैं, जो भी त्रुटियां होती है उनको सुधारना, ये सब काम होता है लेखांकन में।
लेखे का समय इसमें एक अंतर का कारण हो सकता है। पुस्त पालन में जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन या घटना घटित होती है उसी दिन उसका लेखा हाथों हाथ कर लिया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंट तैयार होते हैं वो वर्ष के अंत में होते हैं, और अगर हम रिकंसिलिएशन की बात करें तो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात महीने के आखिरी में बनते हैं। विश्लेषण, पुस्त पालन में लेन देनों का केवल लेखा मात्र होता है, जबकि अकाउंटिंग में इन लेन देनों का डिटेल्ड एनालिसिस होता है। शुद्धता की जांच, पुस्त पालन में जो हम लेखे रखते हैं उसकी जांच हम नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बना करके हम बही खाते की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अरिथमेटिकल वर्क है पुस्त पालन में वो बिल्कुल शुद्धता से संपन्न हुआ है। विशिष्ट ज्ञान, पुस्त पालन का काम जो है वो सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। ये मैकेनिकल ऑर्डर बन जाता है। अगर हमें 3 रूल पता है, आजकल तो हमारे पास में बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टेली सॉफ्टवेयर है। अगर हमें जर्नल एंट्रीज पता है तो केवल आप जर्नल एंट्री कर दीजिए, फाइनलाइजेशन का पूरा काम, एनालिसिस का पूरा काम इन अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर से हो जाता है। तो जो पुस्त पालन है वो सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जो लेखांकन का कार्य है वो एक योग्य और कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। निर्भरता, जो पुस्त पालन है वो एक इंडिपेंडेंट काम है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन जो लेखांकन है वो आपके पुस्त पालन पर निर्धारित है या उसके ऊपर निर्भर है। जहां पुस्त पालन खत्म होता है वहां पर अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। कार्यस्तर, अगर हम देखें जो पुस्त पालन है वो सामान्य स्तर का काम है, अर्थात केवल डेली रूटीन का काम है। मैकेनिकल ऑर्डर में आपको केवल जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, जो भी घटना घटी थी उसको किताबों में लिखना है। उधार माल बेचा है, सेल्स बुक में लिख दीजिए। नगद माल बेचा, कैश बुक में लिख दीजिए। नगद माल खरीदा, कैश बुक में लिख दीजिए। बैंक में पैसा जमा करा, कैश बुक में आप डबल एंट्री कॉलम का कैश बुक देखेंगे तो हम उसमें कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, है ना। तो ये सामान्य स्तर का काम है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एक उच्च स्तरीय कार्य है। समाप्ति, जो पुस्त पालन का काम जो होता है वो प्रारंभिक लेखा आपने कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन लेखांकन का काम फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने के उपरांत ही समाप्त होता है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी में हम कहें कि पुस्त पालन जो है एक स्वतंत्र कार्य है, लेकिन लेखांकन पुस्त पालन पर एक आश्रित कार्य है। तो ये अंतर का कारण है। ये हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुस्त पालन से आप क्या समझते हैं और लेखांकन से क्या समझते हैं, इसमें अंतर के कारण है, तो हम इसको बता सकते हैं। फिर हम अगली बात करें लेखांकन की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन में मेन जो ब्रांचेस होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और एक होता है प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये टोटल 6 टाइप की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, हमारा जो संबंधित टॉपिक है वो केवल वित्तीय लेखांकन है हमारे A1 फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए हम केवल इसी के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य, अगर हम कहें कि वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य क्या है, अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है तो हम सबसे पहला उद्देश्य बताएंगे पूंजी का ज्ञान। हमारे व्यवसाय में कितनी कैपिटल लगी हुई है इसका ज्ञान हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही ज्ञात हो सकता है। क्रय विक्रय का ज्ञान, हमने किसी भी पॉइंट ऑफ स्टेज पर अगर हम जानना चाहिए कि आज तक की तारीख में हमारा टोटल विक्रय कितना हुआ है, टोटल क्रय कितना हुआ है, तो इसकी जानकारी हमें विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स हमें इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज्ञात हो सकती है। देनदारों और लेनदारों का ज्ञान, समय समय पर व्यापार में हमें हमारे कितने देनदार हैं, अर्थात हमारे से हमें कितने लोगों से पैसा लेना है, प्राप्त करना है, और हमारे लेनदार कितने हैं, अर्थात हमें कितने लोगों को उधार पैसा चुकाना है। तो इसकी स्थिति का ज्ञान ज्ञात करने के लिए भी हमें लेखांकन की आवश्यकता होती है। लाभ हानि का ज्ञान, प्रत्येक व्यवसाय या प्रत्येक एंटिटी जो भी काम करती है वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए या लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी होती है, तो जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसका साल भर का रिजल्ट, उसने कितना लाभ कमाया या कितनी हानि उसने उठाई है, इसका ज्ञान हमें केवल वित्तीय लेखांकन से ही प्राप्त होता है।
वित्तीय स्थिति का ज्ञान, फाइनेंशियल स्टेटस, जो आपका देखिए अगर हम कहें कि जो अकाउंटिंग का उद्देश्य है वो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल आपका स्थिति को दिखाता है, अर्थात ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये होता है आपकी बैलेंस शीट। वित्तीय स्थिति अर्थात आप कितने समृद्धशाली हैं, आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, आपके पास कितने दायित्व है, आपके पास पूंजी कितनी है। इस स्थिति का ज्ञान आपको केवल आपके वित्तीय लेखांकन से ही ज्ञात हो सकता है। अंतिम स्कंद का ज्ञान, अगर वर्ष की समाप्ति पर हमारे पास कितना ऐसा माल था जो बिकने से रह गया, इस अंतिम स्कंद का ज्ञान भी हमें आपके अकाउंटिंग के द्वारा ज्ञात होता है। स्थायी रेखा रखना, हमें हमारी मेमोरी को बार बार प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है। एक बार हमने अकाउंटिंग कर ली तो ये हम इसे अनेक वर्षों तक इसको संधारित कर रख सकते हैं। इसलिए स्थायी रूप से हमने एक लेखा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो स्थायी रूप से लेखा रखने की एक प्रणाली होती है। और त्रुटियों तथा भूलों की जानकारी, इसका उद्देश्य में हम बोल सकते हैं कि त्रुटियों और भूलों की जानकारी तथा उसको न होने देना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। अगर हम हर चीज का लेन देन रख रहे हैं, किताबों में रख रहे हैं, तो जो व्यक्ति संस्था में इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर काम करता है कि हमें किसी प्रकार का कोई करप्शन, कोई गलती से भी गबन वगैरह नहीं करना है। उनके ऊपर एक चेकिंग पॉइंट लगता रहता है। और अगर मान लीजिए कोई मानवीय भूल या त्रुटि से कोई गलती हो भी गई है तो अकाउंटिंग के द्वारा इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो यह है आपके लेखांकन के उद्देश्य। अब हम बात करें लेखांकन की आवश्यकता या लाभ। एक प्रश्न हमेशा में पूछा जाता है कि वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता या लाभ क्या है, या इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वित्तीय लेखांकन की उपयोगिता या महत्व क्या है। इन दोनों का एक ही उत्तर होगा। अगर हम देखें कि लेखांकन की जो महत्व है वो न केवल व्यापारियों को होता है बल्कि समाज के सभी वर्गों को होता है। तो हम इसके पॉइंट वाइज हम इसका उत्तर अगर बनाए तो सबसे पहला व्यापारियों को लाभ। व्यापारियों को लाभ में स्मरण शक्ति में सहायक, हर किसी की मेमोरी लिमिटेड होती है और अकाउंटिंग में कहावत है लाख बका एक लिखा। तो हमारा जो स्मरण शक्ति आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम इसे न्यायालय में सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन जो अगर हमारे पास जो लिखित डॉक्यूमेंट्स है इसको कोर्ट में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो स्मरण शक्ति में सहायक होता है। व्यापार पर नियंत्रण, मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम सारे खर्चों का लेन देन अपनी किताबों में रख रहे हैं तो सभी के ऊपर, एक अकाउंटेंट के ऊपर या जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक नियंत्रण की स्थिति काम करती है कि नहीं भाई हमारे कामों को किसी के द्वारा चेक किया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से फ्रॉड या गलती की संभावना उसमें कम हो जाती है। न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्टेट्यूटरी रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, जो वित्तीय लेखांकन होता है वो स्टेट्यूटरी रिकॉर्ड्स होते हैं। आपके लाभ हानि का ज्ञान की स्थिति देखने के लिए, टैक्स की पोजीशन देखने के लिए आप इसको कोर्ट में बार बार प्रस्तुत कर सकते हैं और कोर्ट में ये मान्य प्रमाण के रूप में मान्य दस्तावेज होता है। कर निर्धारण के लिए, किसी व्यक्ति का कर निर्धारण, अगर व्यापारी है तो उसका कर निर्धारण के लिए हमें उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके द्वारा जो प्रदर्शित रिजल्ट है उसी के आधार पर हम उसके कर की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। व्यवसाय की प्रगति की जानकारी, व्यवसाय अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, कितनी संपत्तियां हैं, कितना लाभ हानि है, व्यवसाय प्रगतिशील है या नहीं है, या इसको चालू रखना चाहिए या इसका एक्सपांशन करना चाहिए या इसको क्लोज डाउन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं। इस डिसीजन को लेने के लिए हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है काफी ज्यादा मदद करता है। व्यवसायिक परिणामों की जानकारी, अगेन वही पॉइंट है कि हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, एक व्यापारी जो है अपना सारा सकून, अपने पैसे सब व्यापार में देता है और उम्मीद यही करता है कि व्यापार उसे लाभ के स्वरूप बहुत सारी चीजें कमा करके दे। तो अगर वो मान लीजिए आपका जो महंगाई का इन्फ्लेशन का रेट है उससे कम अगर प्रॉफिट उसको हो रहा है, या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक में रखी है उससे कम उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए तो सबसे आसान तरीका है वो अपनी पूंजी पूरी की पूरी बैंक में रख दे और घर बैठे ब्याज कमाए। लेकिन वो ऐसा ना करते हुए अपनी पूरी पूंजी बिजनेस में लगाता है, अपना पूरा दिमाग 24 घंटे बिजनेस में देकर सारे टेंशन पालता है, तो उसे बट नेचुरल व्यापार में उसको लाभ हुआ या हानि हुई इसका पता करने के लिए वित्तीय लेखांकन काफी ज्यादा मदद करते हैं।
व्यवसाय के मूल्यांकन में सहायता। अगर हम अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं, है ना, तो हमें अपने व्यवसाय का मूल्यांकन सही सही पता होना चाहिए। अगर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स अगर प्रॉपर है तो हम किसी भी स्थिति में हम अपने व्यवसाय की कीमत का आकलन कर सकते हैं। ऋण प्राप्ति में सहायता। आपको सभी को पता है कि अभी वर्तमान में अगर आप बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसे भी अपने आयकर के पिछले 3 साल की विवरणियां बैंक में प्रस्तुत करना पड़ती है। उसी प्रकार व्यापारियों को भी अगर किसी प्रकार का लोन वगैरह चाहिए रहता है तो उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आखिर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी देखना पड़ती है कि कैसा है, वो उसके ऋण की भुगतान कर पाने में समर्थ है या नहीं है। इस आधार पर ही बैंक उन्हें ऋण देती है। तो ये ऋण प्राप्ति में अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रखे हैं तो ऋण प्राप्ति में आपको सहायता करते हैं। ऋण वसूली में सहायता। अगर आपके जो भी डेटर्स है, अगर आपने मेंटेन रखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखी है तो आपका डेटर्स मैनेजमेंट भी आपका अच्छे से हो सकता है। आप उनसे अपनी ऋण वसूली भी बराबर कर सकते हैं। और भविष्य की योजनाएं हैं। मैंने कहा अगर हम अपने इफ यू वांट टू स्प्रेड आवर विंग्स इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज, है ना, अगर हम हमारे व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में या एक देश से दूसरे में, तो हमारे भविष्य की, या अगर हम किसी प्रोडक्ट को चालू रखना चाहें या किसी प्रोडक्ट को बंद रखना चाहें, है ना, ये सारे डिसीजन जो है भविष्य की योजनाएं पूरी के पूरी आधारित होती है हमारे वित्तीय लेखांकन के ऊपर। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मारुति की ज़ेन का। मारुति बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। मारुति 800 से लेकर हायर एंड में अगर हम जाए तो सेलेरियो से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े हाई ब्रांड्स की उसकी गाड़ियां हैं। लेकिन मारुति की ज़ेन कंपनी की, मारुति की जो ज़ेन नाम का मॉडल था वो इतना ज्यादा लोकप्रिय था तो कंपनी ने खुद ने अपना एनालिसिस करा। कोई भी व्यक्ति अगर कार खरीदने जाता था तो वो 800, चूंकि स्टार्टिंग एंड का प्रोडक्ट था इसलिए वो नहीं खरीदते थे, वो बहुत कॉमन था और हायर एंड लोगों को पसंद नहीं आता था। लेकिन ज़ेन जो था मीडियम रेंज में काफी अच्छी गाड़ी थी। तो कंपनी ने एनालिसिस करके जाना कि उसकी अपने एक प्रोडक्ट ज़ेन के कारण उसके हायर एंड के प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गए। उस वक्त मारुति का एस्टीम नाम का एक प्रोडक्ट आता था, वो हायर एंड साइड में गाड़ियां थी। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हमारे इस प्रोडक्ट की हमने प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। कंपनी ने जैसे ही ज़ेन का प्रोडक्शन बंद करा, उसके दूसरे जो ऊंची कीमत वाले प्रोडक्ट थे वो बिकना अपने आप चालू हो गए। तो इस प्रकार के कोई भी डिसीजन लेने में हमें वित्तीय लेखांकन काफी ज्यादा मदद करता है। अब हम दूसरा जो इसके बेनिफिशियरी से उस पर देखें, सरकार को क्या लाभ होते हैं, तो करारोपण में सहायक, टैक्सेशन में सरकार को हर बजट बनाने में, टैक्सेशन में, है ना, ये आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यही आपकी सहायता करते हैं। आप इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर ही अपने टैक्स की गणना करके अपना टैक्स सरकार के खाते में जमा करते हैं। राष्ट्र की प्रगति का ज्ञान, कितना प्रोडक्शन हुआ। अभी देखिए कोविड महामारी के दौरान तो ये सारे डाटा बहुत ज्यादा मायने रखने लग गए हैं। अभी हमारा कोविड के दौरान हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो गया था, लेकिन अभी दिवाली के आसपास इसने प्रोडक्शन में गति पकड़ी है ना। तो इस प्रकार के सारे जो डाटा है वे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल रहे हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने का आधार, अभी कोविड में वित्त मंत्रालय ने पैकेज की घोषणा करी, 60 लाख करोड़ का पैकेज जो था। अब इसके जो सहायता का आधार भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन सकता है। व्यवसायिक नियमों एवं कानूनों का निर्माण, जितने भी कानून और नियम बनते हैं वो सब आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर होते हैं। जो आपके फिक्की होता है, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स होता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, इन लोगों से आपके सुझाव वगैरह आमंत्रित करके, है ना, और ये सारे रूल्स, नियम और कानूनों का निर्माण होता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको सब सारी जानकारी आपको पता चल जाती है। निवेश और विनिवेश संबंधी निर्णय, जैसे सरकार अभी सभी सरकारी कंपनियों का विनिवेश की प्रणाली कर रही है, तो हमें सरकारी कंपनियों का विनिवेश करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, इसका आधार भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको इसकी सहायता प्राप्त होती है। बजट बनाने में सहायता, हम देखते हैं अपने कॉलेज में भी हर साल बजट बनता है। उसी प्रकार वित्त मंत्रालय का अभी फरवरी में बजट आ जाएगा, तो अभी से वित्त मंत्रालय ने आपसे सुझाव आमंत्रित करना चालू कर दिए कि आप बजट में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। तो बजट बनाने में भी आपका जो वित्तीय लेखांकन है वो काफी ज्यादा सहायता प्रदान करता है। कर्मचारियों को लाभ, अगर हम लेखांकन के जो लाभ में अगर तीसरा बेनिफिशियल देखें तो कर्मचारी भी होते हैं। कर्मचारी और मालिक का बीच का संबंध हमेशा मधुर होता है। कर्मचारी को लगता है कि सारी मेहनत मैं कर रहा हूं और मालिक घर बैठे केवल प्रॉफिट कमा रहा है, और मालिक को लग रहा है कि मैं इनको फोकट की तनख्वाह दे रहा हूं।
तो इनके बीच में अक्सर इस प्रकार के विवाद की स्थिति रहती है। लेकिन अगर आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉपर करी है तो आप उनके ट्रेड यूनियंस को अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से काफी बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, है ना। तो वेतन मजदूरी संबंधी समस्या का इस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं। बोनस का निर्धारण, हर साल रेलवे जो है अपने कर्मचारी के लिए बोनस निर्धारित करती है, तो वो इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर ही होता है। कार्यक्षमता का मूल्यांकन, कर्मचारी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके आधार पर प्राइवेट कंपनीज में उसको परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो कार्यक्षमता का मूल्यांकन भी आपके वित्तीय लेखांकन के आधार पर ही तय होता है। पदोन्नति का आधार, जो पदोन्नति होती है वो भी आपके वित्तीय लेखांकन के आधार पर, आपके डाटा अगर आपके पास में है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा तो आपकी पदोन्नति होगी, अदरवाइज आपका उसी पद पर आप नियमित रहेंगे। इसमें चौथा बेनिफिशियरीज है उपभोक्ताओं को लाभ। अगर आपने आपकी अकाउंटिंग सही तरीके से करी है तो कोई भी निर्माता आपसे अननेसेसरी किसी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। उसके ऊपर अगर सारे लोग इस प्रकार से आपकी कीमतों का नियम कर रहे हैं तो आपस में कंपटीशन होने से, व्यापारियों के मध्य में कंपटीशन होने से इसका अल्टीमेट लाभ किसको होता है? उपभोक्ताओं को होता है। इसका मुख्य केवल यही है कि आपसे कोई भी अननेसेसरी किसी वस्तु की कीमत अननेसेसरी ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। विनियोजकों को लाभ, जो भी विनियोजक है आपकी संस्था में जिन्होंने आपका पैसा लगाया है या आपकी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदी है, तो इसके लिए भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी ज्यादा मदद करते हैं। आप इसमें आपको बनाए रखना चाहिए, इसके शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे डिसीजन इसकी आवश्यकता और महत्व में हम बता सकते हैं। तो लेखांकन की आवश्यकता और महत्व में हम यहां तक अभी सीमित करते हैं। अब हम जो जरूरी है लेखांकन की प्रणालियां, टोटल 4 टाइप की प्रणालियां अभी हमारे यहाँ पर हम बता सकते हैं, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात खर्चा अगर आपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करा है, आपने खर्चा करा तो ही वो आपका दुकान का खर्चा माना जाएगा। अगर आपको कोई चीज नगद में प्राप्त हुई तो ही आपकी आय मानी जाएगी। हम इसको डिटेल में समझेंगे, है ना। और एक होता है आपका इकरार प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। जो वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लोग अपने अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं होते। तो ये अपने हिसाब से कोई कैश बुक सिंगल मेंटेन कर लेंगे, पूरे फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते। वो या तो कैश बुक प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेंगे, सारे बिल संभाल लेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये हमारा मान लीजिए लाइट का बिल है, ये हमारा मान लीजिए ये नगर निगम का लाइसेंस है, ये हमारा मान लीजिए किसी को दिया गया चंदा वगैरह है, ये सारे खर्चे वो बराबर, ये वेतन का खर्चा है हमारा, है ना, ये स्टाफ को दिया गया सैलरी का रजिस्टर बना लिया, तो वो रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं होते। वो कोई एक ब्रांच पकड़ करके रखते हैं, या तो उन्होंने केवल कैश बुक अच्छे से बनाई है, आपको उस कैश बुक के आधार पर इसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है। तीसरा है दोहरा प्रविष्टि प्रणाली, और यही हमारे सब्जेक्ट का मेन बेसिस है। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो इस मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यवहार कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। एक पाने वाला होगा तो ऑब्वियसली दूसरा देने वाला होगा। कोई चीज आपके दुकान में आई है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज आपके दुकान से गई होगी, अर्थात प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। इसीलिए इस प्रणाली को द्विप्रविष्टि प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम से ही हमें पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, और यही ग्लोबली एक्सेप्टेड है। महाजनी अथवा भारतीय बहीखाता प्रणाली, आपने देखा होगा दुकानों में एक इस प्रकार की लाल बही रखी रहती थी, वो भी डबल एंट्री सिस्टम से ही बहीखाते मेंटेन करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने का तरीका थोड़ा सा स्लाइटली डबल अकाउंटिंग सिस्टम से अलग होता है। तो हमने इसको अगर हम समअप करें तो आज हमने जो देखा कि वित्तीय लेखांकन और पुस्त पालन, इसके अर्थ हमने समझे, इसमें हमने अंतर जाना। फिर हमने देखा कि वित्तीय लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी, लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी है। फिर हमने देखा वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य, वित्तीय लेखांकन की आवश्यकता, लाभ, उपयोगिता या महत्व, यहां तक हमने अभी कंप्लीट करा है। अब हम जो है कल देखेंगे आपका डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट देखेंगे, और जर्नल एंट्री के डायरेक्ट रूल हम सीखना प्रारंभ कर देंगे, जो हमारा एवं में जो व्यवहारिक प्रश्न आता है जर्नल एंट्री का, ताकि हम उसको आसानी से कर सकें।